अब सवाल ये कह रहा है 195 मैन वर्किंग 10 आवर्स अ डे कैन फिनिश अ जॉब इन 20 डेज़। अगर 195 आदमी 10 घंटे रोज़ाना काम करे तो वो उस काम को 20 दिनों में मुकम्मल कर लेंगे। फिर आगे उसने पूछा कि हाउ मैनी मैन आर एम्प्लॉयड टू फिनिश द जॉब इन 15 डेज़। कितने आदमी जो हैं वो और लाएंगे, कितने आदमी जो हैं वो लगाए गए हैं मजदूरी पर कि वो इस काम को 15 दिनों में मुकम्मल कर रहे हैं, वर्किंग 13 आवर्स आ डे। यानी कि अगर वो दिन में 13 घंटे काम करें और तो उनको 15 दिन लगेंगे, तो और कितने आदमी चाहिए। यहाँ पर ये लफ्ज़ एम्प्लॉयड भी इशारा कर रहा है और वैसे भी आपको ये चीज़ बिल्कुल एलेबोरेट हो गई है कि अगर आपने काम 20 दिनों से 15 दिनों में मुकम्मल करना है तो आपको लेबर ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ज़्यादा लोगों को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि हाउ मैनी मैन की बात कर रहा था तो मैन का अब हम डेज़ के साथ अगर बात करें तो मैन जो हैं ये अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमें जो डेज़ हैं वो कम लगेंगे। ठीक है, कम दिन हमें लगेंगे तो हम काम को मुकम्मल कर लेंगे। ये बेसिकली चीज़ है। तो ये चीज़ कि 15 दिनों में हमने काम को मुकम्मल करना है तो कितने लोग चाहिए। ज़ाहिर बात है नंबर ऑफ़ पीपल जो है या जो एम्प्लॉय हैं यहाँ पर उनको बढ़ाना पड़ेगा और नंबर ऑफ़ डेज़ क्योंकि कम हो गए हैं। ये तो पता चल गया कि इन्वर्स रिलेशन हो गया कि एक तादाद बढ़ी है, नंबर ऑफ़ मैन बढ़े हैं और नंबर ऑफ़ डेज़ कम हो गए हैं। ये इन्वर्स रिलेशन है। उसके बाद अब यहाँ पर देखें कि पहले 195 मैन जो हैं वो 10 आवर्स में एक काम को मुकम्मल कर रहे हैं, 10 घंटों में। ठीक है, अब 13 घंटे लगा दिए हैं। अगर आप ज़्यादा देर काम करते हैं किसी चीज़ से, लोगों से अगर आप ज़्यादा देर काम करवाते हो तो लोग अगर कम होंगे तो फिर भी वो काम को मुकम्मल कर लेंगे। यानी कि अगर टाइम जो स्पैन है उसको आप बढ़ा लें तो नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो कम का हो जाएंगे। तो इसमें भी तो आर्स की शक्ल में भी जो मैन के साथ या एम्प्लॉयज़ के साथ या वर्किंग हैंड के साथ जो रिलेशन है वो इन्वर्स का है। एक चीज़ मैं सवाल को हल करने से पहले आपको बता दूं कि जो वर्किंग हैंड्स हैं, चाहे वो मैन की शक्ल में है, मशीनों की शक्ल में है, काम करने वाली जो भी चीज़ है, उनका वक़्त के साथ इन्वर्स हमेशा रिलेशन होता है। यानी कि मैन है या कोई भी वर्किंग हैंड है तो उसका जो वक़्त है, वक़्त के कोई भी यहाँ पर यूनिट हो, डेज़ हों, मिनट्स हों, आवर्स हों, ईयर्स हों, कोई भी यूनिट होगा उसके साथ इन्वर्स रिलेशन ही होगा। ठीक है, तो हमने जनाब अली फाइंड करना है। आइए अब ट्रिक की जानिब आते हैं। फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी मैन। जो भी आपने चीज़ फाइंड करनी है उसको आप एक्स फर्ज कर लो और बराबर लिखकर पहले सेंटेंस में मौजूद वो वाली क्वांटिटी देखो। क्योंकि हाउ मैनी मैन हमने फाइंड करने थे तो पहले सेंटेंस में मैन दिए हुए हैं 195, इसको इक्वल कर दो 195। अब उसके बाद आपने ये जज किया कि मैन के साथ रिलेशन जो है वक़्त का या बकाया जो क्वांटिटीज़ यहाँ पर वक़्त की दी हुई हैं, ये भी आवर्स है, ये डेज़ हैं, ये वक़्त की क्वांटिटीज़ हैं, तो इनका रिलेशन जो है वो इन्वर्स है और यहाँ पर भी आपको बता दिया है। तो फिर डायरेक्टली आप क्या करेंगे कि बकाया क्वांटिटी जो पहले सेंटेंस में है, जैसा कि ये 10 आवर्स हैं और ये 20 डेज़ हैं, ये पहले सेंटेंस में है, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट ट्रिक है। और उसके बाद जो दूसरे सेंटेंस में जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ होंगी उनको आपने डिवाइड कर देना है, 15 और 13। ये इस तरह से आप इसको काम करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका काम है, जस्ट सिंपल सा ये काम है आपका। ठीक है, अब इनको हम हल कर लेते हैं। तो 195 हम ऊपर वैसे ही लिखा रहने देते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 20 और नीचे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 13 5 बार 65, 65 का लग गया 5, 6 असल और 13 एक बार 13 और 6 जो था वो हो जाएगा हमारे पास 19। तो ये देखें 195 से कैंसिल आउट हो गया और 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 200 हो गया। हमने हाउ मैनी मैन फाइंड करने तो हमें पता चला कि नंबर ऑफ़ मैन वो कितने हैं, 200 मैन हैं। 200 आदमी जो हैं वो हमें दरकार हैं ताकि हम 15 दिनों में काम को मुकम्मल करें और डे की जो वर्किंग जो टाइम लाइन है वो 13 आवर्स पर डे होगी। ठीक है, तो बिल्कुल वन स्टेप एक तरीक़ाकार है, वन स्टेप में ये सॉल्व हो रहा है, आपने इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है जो मैंने आज आपको सिखाया है। सबसे पहले ये सबसे क्वांटिटीज़ को देख लें, क्वांटिटी कौन सी फाइंड करनी है, उसके मुताबिक बकाया क्वांटिटीज़ का आपने रिलेशन चेक कर लेना है। आइए इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। कह रहा है, अ सोप फैक्ट्री मेक्स 600 यूनिट्स इन 9 डेज़ विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। एक सोप फैक्ट्री है, 600 यूनिट बनाती है, 9 दिन अगर काम करे और 20 मशीनें काम करेंगी। आगे उसने कहा हाउ मैनी यूनिट्स, कितनी यूनिट्स जो हैं कैन बी मेड इन 12 डेज़, 12 दिनों में कितनी बनेंगी विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन, 18 मशीनों की मदद से। अब हमने यूनिट्स मालूम करने हैं। आप एक्स फर्ज कर लो, पहले सेंटेंस में मौजूद नंबर ऑफ़ यूनिट्स वो इसके बराबर लिख लो 600। अब यूनिट्स का बकाया चीज़ों के साथ रिलेशन चेक करें। अब देखें कि ये यूनिट्स हैं और उसके साथ है डेज़ और मशीनें। अब 600 यूनिट्स जो हैं वो 20 मशीनें बना रही हैं।
600 यूनिट्स 20 मशीनें बना रही हैं, तो 18 मशीनें कितने बनाएंगी? ज़्यादा मशीनें होंगी तो ज़्यादा काम करेंगी, कम मशीनें हैं तो कम काम करेंगी। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है डायरेक्ट। एक चीज़ कम हुई है दूसरी चीज़ भी कम हो जाए, एक चीज़ बढ़ी है दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए। यानी कि मशीनें अगर 20 हैं तो 600 यूनिट बना रही हैं, 18 मशीनें होंगी तो ज़ाहिर बात है कम ही काम करेंगी। अगर आप 18 के बजाय इस पर 22 कर देते हैं या 28 कर देते तो मशीनें बढ़ जाती, तो काम भी उतना उसने ज़्यादा कर लेना था। ये डायरेक्ट रिलेशन है। अब डायरेक्ट रिलेशन के लिए क्या होता है, मैंने पीछे आपको इन्वर्स रिलेशन का भी बताया था। इन्वर्स रिलेशन में पहले सेंटेंस वाली सारी रकमों को ज़रब देते हैं ऊपर वाली ये वाली रकम के साथ जो आपने यहाँ पर फाइंड करनी है। लेकिन डायरेक्ट रिलेशन में ये क्वांटिटी आपने अभी फाइंड की है कि इसका रिलेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन में जिस क्वांटिटी का इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा उसको आपने डिवीजन में लिखना है। ये यहाँ पर 20 मशीनें जो हैं डिवीजन में जाएंगी, जबकि दूसरे सेंटेंस वाली जो मशीनें हैं ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगी। यानी कि पहले जो आपको प्रोसेस बताया है उसका इन्वर्स हो जाएगा। पहले सेंटेंस वाली तब जो थी वो मल्टीप्लाई करती थी, दूसरे सेंटेंस वाली डिवाइड करती थी। लेकिन अब क्या होगा, ये उल्ट हो जाएगा कि डायरेक्ट रिलेशन में पहले सेंटेंस वाली डिवाइड करेगी, दूसरे सेंटेंस वाली मल्टीप्लाई करेगी। तो एक आपने अगर सीख लिया तो दूसरा भी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये क्वांटिटीज हो गई फ़र्क। उसके बाद डेज़ की हम बात कर लेते हैं। 600 यूनिट जो है वो 9 दिनों में बन रहा है। 600 यूनिट 9 दिनों में बन रहा है, तो 12 दिनों में कितने यूनिट बनेंगे? क्लियर कट बात है कि 12 दिन ज़्यादा दिन है भाई, ज़्यादा दिनों में ज़्यादा काम हो सकेगा, कम दिनों में कम काम हो सकेगा। 9 दिनों में अगर 600 यूनिट बन रहा है तो 12 दिनों में ज़ाहिर बात है ज़्यादा जो है वो बनेंगे यूनिट्स। तो वक्त जो है उसका प्रोडक्शन के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। मशीनों का या वर्किंग हैंड्स का प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, लेकिन वक्त का वर्किंग हैंड्स के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। तो हम क्योंकि फाइंड कर रहे हैं प्रोडक्शन को फाइंड कर रहे हैं कि पैदावार को हम जान रहे हैं। 9 दिनों में अगर 600 यूनिट बने हैं तो 12 दिनों में ज़्यादा यूनिट बनेंगे, वक्त ज़्यादा है तो ज़्यादा काम हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ज़्यादा अगर वक्त बढ़ा है तो उसके साथ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन का वही तरीकाकार अगेन होगा, पहले सेंटेंस वाली रकम जो है वो डिवीजन में जाएगी और दूसरे सेंटेंस वाली रकम मल्टीप्लिकेशन में जाएगी। तो ये अब क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अब आपने इसको हल कर लेना है और आपका अब आंसर आ जाएगा। वो पीछे इन्वर्स का और ये डायरेक्ट का है सारा। तो ये जी 1 सिफर कट गया तो ऊपर आ गया जी 30, 9 2 12 18। और अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 12 2 बार 24, 24 0 0 और 24 3 बार 72, 720। तो 720 यूनिट्स जो है जनाब लिए बनेंगे अगर 12 दिन अगर काम करें। कितनी मशीनें? 18 मशीनें। 18 मशीनें 12 दिन अगर काम करें तो 720 यूनिट्स जो हैं वो बना सकेंगी। सवाल है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज विच कैन बी प्लांटेड 20 मीटर अपार्ट ऑन दी 2 साइड्स ऑफ अ रोड 1760 मीटर लॉन्ग। कह रहे हैं कि आप जो दरख्तों की तादाद बताएं कि अगर वो एक रोड हो 1760 किलोमीटर या 1760 मीटर लंबा एक रोड है। ये मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि ये रोड है 1760 मीटर का रोड है और इस पर हमने 20-20 मीटर के फासले पर कह रहा है दरख्त लगाने हैं। तो बताइए कितने दरख्त लगेंगे दोनों साइड पर। ठीक है, दोनों साइड्स होती हैं, जो सड़क होती है रोड होती है। अगर हम इस तरह से रोड फर्ज करें तो इस साइड पर भी कह रहे हैं दरख्त लगाने हैं, इस साइड पर भी दरख्त लगाने हैं और 20-20 मीटर का फासला जो है हर दरख्त के दरमियान होना चाहिए। तो कितने दरख्त लगेंगे? अब देखिए बिल्कुल एक कॉमन सेंस से इसको सबसे पहले आपने समझना है। जब भी किसी रोड पर आप जब दरख्त लगाओगे तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर और एंड पॉइंट पर कंप्लीशन के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपको दरख्त लगाने पड़ेंगे। अब इसको छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये रोड जो है ये 20 मीटर का होता और आपने दरख्त भी कितने मीटर पर लगाने हैं? 20 मीटर पर लगाने हैं। तो 20 मीटर के इतने डिस्टेंस पर आपको शुरू पर एक दरख्त लगाना पड़ना था और एक आखिर पर लगाना था। यानी कि 20 मीटर के फासले पर आपको 2 दरख्त लगाने पड़े कंप्लीट करने के लिए। इसके बरक्स अगर रोड जो है 40 मीटर का होता तो फिर आपको इस रोड को कंप्लीट करने के लिए इसके आखिर पर फिर एक दरख्त लगाना पड़ता। तो 40 मीटर के फासले पर 1 2 3 आपको दरख्त लगाने पड़ते। और इसी तरह से अगर ये रोड होता 60 मीटर के फासले का तो आपको आखिर पर फिर कंप्लीट करने के लिए एक और दरख्त लगाना पड़ता। तो मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल लेंथ है एक साइड की अगर हम बात करें 1760 मीटर ये जो लेंथ है इसकी एक साइड पर इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस 1760 को, क्योंकि फासला 20 मीटर का है, इतने इतने फासले पर दरख्त लगाना है, तो हम इस पूरे फासले को तकसीम कर देंगे 20 पर।
हमने सबसे पहले इसको पूरे फासले को तकसीम किया 20 पर, क्योंकि इतने इतने डिस्टेंस पर इतने इतने फासले पर हमने एक एक दरख्त लगाना है। तो ये इससे कट गया, अब 2 रह गया, 2 8 बार 16, एक बचा, फिर 2 8 बार 16 88। और क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए आखिर पर फिर दरख्त लगाना था, तो एक हमेशा ज़्यादा दरख्त लगाना पड़ रहा है। जैसे कि ऊपर आपको एग्जांपल दी, 20 मीटर में शुरू पर एक लगाया तो उसको कंप्लीट करने के लिए आखिर पर फिर एक लगाना पड़ा। अगर 40 होता तो आखिर पर फिर एक लगाना पड़ता, 60 होता तो 60 में देखिए 1 2 3 4। हालांकि अगर 20 मीटर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3, क्योंकि एक ये पहला 20 मीटर का, फिर ये 20 मीटर का, फिर ये 20 मीटर का, तो ये तो 3 बनने चाहिए थे। तो 20 3 बार 60, लेकिन आखिर पर फिर एक दरख्त लगाना पड़ता है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये बेसिकली मैं आपको बात बता रहा हूँ कि क्योंकि हमने एंडिंग पॉइंट पर भी इसको कंप्लीशन के लिए लगाना है, तो इसलिए एक हम जायद करेंगे। 88 + 1 89। एक साइड पर हमें, एक साइड पर दरख्त के जो रोड की एक साइड है, इस पर 89 दरख्त जो है वो लगाने पड़ेंगे, और दूसरी साइड पर भी जाहिर बात है क्योंकि सेम फासला है, तो 89 + 89 ये दोनों तरफ पर जो है अब कंप्लीट हो जाएंगे। 9 और 9 हो गए, ये 18, 8 आ गया एक असल, और 8 8 16 1 17, तो 178 दरख्त लगेंगे दोनों साइडों पर। एक साइड पर 89, दूसरी साइड पर भी 89, और हमारा राइट आंसर जो है 178 जो है ये राइट आंसर आ गया। तो क्लियर हो गया जी। इसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस थी, वो आपने लगानी है, और ये क्वेश्चंस वो हैं जो कि बिल्कुल कॉमन सेंस पर मबनी होते हैं, लेकिन आपको समझने में डिफ़िकल्टी आती है, और मैंने इसको पूरी कोशिश करके आपको समझाया। आई होप सो आपको समझ आ गई है। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जल्दी से ज़रा बता दीजिएगा कि आपको सवाल समझ आया है कि नहीं। अगर नहीं आया तो मैं इसको दोबारा जो है नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो अब ये तो पहला सवाल मेरी तरफ से हो गया क्लियर, ठीक है। कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब सवाल नंबर 2 पे आते हैं। ये भी बिल्कुल सवाल समझने वाला है, कॉमन सेंस बेस्ड है, लेकिन चीज़ समझने वाली है। कह रहा है फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड एंड थ्राइस द थर्ड। पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर के 2 गुना है, और तीसरे नंबर के 3 गुना है। अब कोई नंबर भी नहीं दिया हुआ, ना पहला नंबर दिया, ना दूसरा, ना तीसरा। अब आखिर से हम शुरू अगर कर लें, देखिए ये 2 तरह से ये सवाल बन सकता है। आखिर से अगर हम फ़र्ज़ करें कि थर्ड नंबर अगर हमारे पास वो x है, ठीक है, तो कह रहा है फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड, पहला नंबर जो है वो दूसरे के 2 गुना है, एंड थ्राइस द थर्ड, और तीसरे के वो 3 गुना है। हमने तीसरे नंबर को ही अगर x फर्ज किया है, तो पहला नंबर जो है वो तीसरे के क्या है, थ्राइस है। थ्राइस का मतलब है 3 गुना, तो फिर फर्स्ट नंबर क्या होगा, वो 3x हो जाएगा। तीसरा नंबर x है, तो पहला नंबर क्या है, वो 3x है। अब ये दरमियान में नंबर रह गया जो कि कह रहा है कि ये ट्वाइस है, कि पहला नंबर जो है वो सेकंड नंबर के ट्वाइस है। दरमियान वाला नंबर जो है, सेकंड वाला नंबर, ये पहला नंबर इससे 2 गुना है। अब पहला नंबर तो 3x है, तो ये 2 गुना कैसे हो सकता है? मतलब ये होगा कि दूसरा नंबर जो है वो उससे हाफ है। दोबारा देखें, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड, पहला नंबर जो है वो दूसरे के 2 गुना है, तो दूसरा नंबर क्या है, वो पहले के हाफ है, तो तभी तो वो 2 गुना बनेगा पहला नंबर। जब दूसरा नंबर उसके हाफ होगा तो दूसरा नंबर जो है वो पहला नंबर वो उसके 2 गुना हो जाएगा। तो ये पहला नंबर दिया हुआ है, इसका हम हाफ कर लें, 3x का हाफ कर लें, तो हमारे पास जो है वो जाहिर बात है दूसरा नंबर आ जाता है। अब इसी को अगर आप 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पहला नंबर आ जाएगा। ये है बेसिकली सिचुएशन उसने बताई हुई, ठीक है। अगर तीसरा नंबर x फर्ज करें, तो पहला नंबर क्योंकि थ्राइस था 3x होगा, दूसरा नंबर जो है वो ट्वाइस है सेकंड के, तो दूसरा नंबर जो है वो हाफ होगा पहले नंबर के मुकाबले में, तो इसलिए हमने उसको हाफ कर दिया, ठीक है। अब भी इसको अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर देखें, दूसरे नंबर का दूसरा नंबर 3/2x है, तो पहला नंबर उसके ट्वाइस है, तो ट्वाइस का मतलब होता है 2 से ज़रब, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3x ही आ जाएगा, ठीक है। अब भी उसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक हो गया। अब उससे आगे उसने कंडीशन बताई, इफ़ एवरेज ऑफ दीज 3 इज़ 154। ये तीनों नंबर जो है इनकी एवरेज कैसे निकाली जाती है? जो भी नंबर दिए होते हैं उन सब नंबर को जमा किया जाता है और जितनी तादाद हो उससे तकसीम कर दी जाता है। ये तीनों नंबर को जमा किया, 3 इनकी तादाद है, 3 से तकसीम कर दिया, तो ये बराबर कह रहा है एवरेज इनकी 154 है। तो फिर हमें बताएं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, पहले और तीसरे का फ़र्क क्या है। पहले हम ये दोनों नंबर निकालेंगे तो फिर ही डिफरेंस निकालेंगे, इसका मतलब है नंबर आपको पहले निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये क्योंकि फ्रैक्शन है, डबल फ्रैक्शन है, अब पहले ऊपर वाली फ्रैक्शन की बात करें तो ये इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम जो है 2 ही आएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई करके 6x हो जाएगा, यहाँ पर 6x आ गया। और यहाँ पर क्योंकि इसकी डिवीजन में ऑलरेडी 2 है तो ये इसका 3x ही आ जाएगा, और ये एलसीएम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके 2x हो जाएगा, तो ये डिवाइडेड बाय 2, और ये फिर डिवीजन नीचे है 3, डबल डिवीजन है बेसिकली 154। अब ये डिवाइड करें, नीचे आके मल्टीप्लाई कर लेगा और ऊपर जमा होगा, 6 और 3 और 2 11, 11x 2 3 बार नीचे आके 6 हो जाएगा, और डिवाइड कर इधर आके इसको मल्टीप्लाई कर लें डायरेक्ट ही, मल्टीप्लाई बाय 6, 11 ये x जो है इधर है, 11 इधर आके डिवाइड करें तो डिवाइडेड बाय इसको 11 कर लेते हैं, तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 11 एक बार 11, और 15 में से 11 निकालें तो 4 है जगह 44 बन जाएगा, 11 4 बार 44 मल्टीप्लाई बाय 6,
और इसको अब हम जी मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 बार 24, 4 आ गया, 2 से 6 बार 6 और 2 8। ले जी हमारे पास 84, एक्स हमारे पास 84 आ गया। थर्ड नंबर 84 है, तो फिर हमारे पास फर्स्ट नंबर क्योंकि 3x था, तो फर्स्ट नंबर 3x जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 84 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 बार 12 और 3 8 बार 24 और 1 25। ले जी 252 ये फर्स्ट नंबर है, 252 फर्स्ट नंबर है और थर्ड नंबर जो है वो 84 है। हमने पहले और तीसरे का डिफरेंस निकालना था, यहाँ पर अब आप सब्ट्रैक्ट कर लें और ये आपका आंसर आ गया। 252 में से 84 जो है वो आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपका आंसर जो है वो राइट आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपको बताया हुआ है, आपने स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हुए जाना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन कंडीशन को समझना है, वर्ड प्रॉब्लम को समझना है। आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब सवाल नंबर 3 पे आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 18। दो नंबरों का फ़र्क जो है वो 18 है। दो नंबर तो नहीं ना बताए हुए, आप फर्ज कर लो पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है, ठीक है। इनका फ़र्क कह रहा है, फ़र्क डिफरेंस, ये ले माइनस उसको बोलते हैं। पहला नंबर में से दूसरा नंबर को निकाला, फ़र्क निकाला, तो वो कह रहा है वो 18 है, तो ये कंडीशन के मुताबिक हमने लिख लिया। फिर उसके बाद कह रहा है इफ़ 4 टाइम्स द सेकंड नंबर, ये जो सेकंड नंबर जो है इसका 4 गुना किया जाए, 4y इसको किया जाए, इज़ लेस दैन 3 टाइम्स द डिफरेंस बाय 18। तो ये पहले नंबर के 3 गुना, पहला नंबर ये जनाब अली x है तो उसका 3 गुना किया जाए तो इससे लेस है। लेस का मतलब फिर माइनस होता है, ठीक है। इसका डिफरेंस जो है पहले का 3 गुना और दूसरे का 4 गुने का जो फ़र्क है वो कितना है, वो भी 18 है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द सम ऑफ दीज टू नंबर्स, तो x और y का सम हमने निकालना है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से आप जनाब अली निकाल सकते हो पहला और दूसरा नंबर, फिर उसका सम निकालोगे। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि यहाँ से चाहे आप x या y की कीमत निकालो, तो मैं x की कीमत निकाल लेता हूँ। x इधर रह जाएगा, y इधर आके 18 प्लस y हो जाएगा, और ये जो x की कीमत है यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं। x की जगह 3 इंटू x की कीमत आई है 18 जमा y माइनस 4y बराबर 18 के। अब इसके बाद जी 18 3 बार 54, y से मल्टीप्लाई किया 3y हो गया, माइनस 4y इज इक्वल टू 18। 3 में से 4y निकाले तो माइनस के y आ गए, 54 उधर आके माइनस के हो जाएंगे, 18 माइनस के 54। तो 54 में से 18 हम निकाल लें तो हमारे पास माइनस के 36 बच जाते हैं, और ये माइनस का y माइनस माइनस से कैंसिल होके प्लस का y आ जाएगा। तो y की कीमत 36 आ गई। अब x की कीमत निकाल लो, 36 और 18 जो है ये x इज इक्वल 36 और 18 ये 54 हो जाएगा। ले जी ये हमारे पास y और ये x आ गया। इनका अब हमने सम निकालना है, तो 54 में हमने जमा कर लेना है 36, ठीक है। तो ये 10 और ये 90। ले जी ये हमारे पास आ गया 90 इसका आंसर, के सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 90। तो ये